आज बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें यूनिट फर्स्ट जो है वो हमारी मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स है। ये यूनिट का नाम है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस, जिसे हिंदी में अनुनाद भी कहते हैं। आखिरकार रेजोनेंस होता क्या है, इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें किसी कंपाउंड को लेना पड़ता है, और वो कंपाउंड ऐसे स्ट्रक्चर शो करता है जो कि स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होती हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ को किसी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक से अधिक कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर लेनी होती है। जैसे इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, किसी कंजुगेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंजुगेटेड का मतलब होता है कि जहाँ मान के चलते हैं, कंजुगेटेड का मतलब है जैसे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का एक सीक्वेंस हो। जैसे पहले डबल बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो ये इसको कहते हैं कंजुगेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं संयुग्मन। तो यहाँ तक है, ये समझ में आया होगा कि कंजुगेशन क्या होता है। कंजुगेशन मतलब है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का अल्टरनेट क्रम, जिसको हम क्या कहते हैं, कंजुगेशन। हिंदी में इसको संयुग्मन कहते हैं। फिर आगे देखते हैं। तो किसी कंजुगेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन किन्हीं दो निश्चित एटम पर न होकर यह पूरे सिस्टम में डीलोकलाइज्ड होती रहती है। डीलोकलाइज का मतलब होता है कि रिंग में चारों तरफ घूमना। पाई बॉन्ड दो कार्बन के बीच में स्थिर न रह के वो अदर कार्बन एटम पे ट्रांसफ़र होता रहता है, या अदर एटम पे ट्रांसफ़र होते रहते हैं, उसको हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन। इसलिए इस प्रकार के कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को किसी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अतः इसके लिए एक से अधिक कंट्रीब्यूशन या योगदानी, इसको हिंदी में कहते हैं, स्ट्रक्चर से व्यक्त किया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। अब ये देखते हैं आगे कि इन कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर को कॉनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। अभी इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे स्ट्रक्चर बनती हैं। इसके बाद डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर को दोनों तरफ सिर वाले तीर, जैसे ये सिर वाला तीर है, एक तो होता है एरो, खाली एक तरफ दिखाते हैं। इस एरो को ना दोनों तरफ दिखाते हैं, दोनों तरफ इसके हेड होते हैं, मतलब टेल इसमें से ख़त्म कर देते हैं, से डिनोट करते हैं। जैसे अच्छा, अब इसमें ना कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल से दिखाते हैं कि रेजोनेंस कैसे शो करता है, किस किस तरीके से शो करेगा ये। तो जैसे पहले एग्जांपल फर्स्ट यूरिया ले लेते हैं। यूरिया का फॉर्मूला सभी जानते हैं, NH2CO NH2 होता है। और इसमें हमें क्या दिखाना है, रेजोनेंस दिखाना है। तो रेजोनेंस दिखाने के लिए क्या करें, इसको NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। अब हम ये जानते हैं कि नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर होता है, इस पे भी होता है, इस पे भी होता है, और इस पे भी होता है ऑक्सीजन पे। यहाँ पर क्या होगा कि नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर डोनेट करता है। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बेसिक नेचर शो करता है। इसके बाद जब ये डोनेट कर देता है तो ये पाई बॉन्ड माइनस चार्ज में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड O, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, या सिंगल बॉन्ड NH2। तो इसी स्ट्रक्चर का ये दूसरा फॉर्म है, लेकिन ये आयंस की फॉर्म में है,
और ये हमारा उदासीन की फॉर्म में है, मतलब न्यूट्रल है। अब जैसे ये वाला काम इसने किया है, इस NH2 ने, यही काम ये वाला NH2 भी कर सकता है। तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दें। अब क्या हम इसको ट्रांसफ़र करें, इसको इधर कर दें, तो क्या मिलेगा, NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर माइनस चार्ज। तो ये रेजोनेंस किस में हो गया, अमोनिया में हो गया। देखो यही हमने यहाँ पे भी दिखा रखा है, जैसे यूरिया, फिर NH2 पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन माइनस चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड NH2, फिर रेजोनेंस का साइन लगाया, दोनों तरफ तीर वाला साइन, NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH2 प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। अच्छा, बेंजीन में भी दिखा सकते हैं इनको। बेंजीन में कैसे दिखाएं, तो बेंजीन के लिए ये तो पहला एग्जांपल हो गया यूरिया का। दूसरा एग्जांपल किसका ले लें, बेंजीन का। बेंजीन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एक तो हो गया ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, फिर एरो लगाया, और एरो लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनके पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज करेंगे। तो पाई बॉन्ड जब डीलोकलाइज होगा तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, फिर इसके बाद और डीलोकलाइज करें। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ये मोस्टली कैकुले के स्ट्रक्चर होते हैं। ये कैकुले ने दिए थे, कैकुले एक साइंटिस्ट हैं। और फिर इसके बाद ये हमने एक और स्ट्रक्चर बनाया, ये भी बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और एक स्ट्रक्चर ये बना दिया, और एक और स्ट्रक्चर बना लें, इसको ऐसे लगा दें। और एक फाइनली स्ट्रक्चर और बन सकता है जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसमें डॉटेड करके हम इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, मतलब पाई बॉन्ड को, तो इसको हम पार्शियल डबल बॉन्ड भी कह सकते हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इसमें उत्पन्न हो जाता है, और वैसे इसको रेजोनेंस हाइब्रिड नाम दिया जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा, ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इनको हम कॉनिकल स्ट्रक्चर, इनके कई सारे नाम होते हैं जो ऊपर बताया था अभी डेफिनेशन में। कॉनिकल स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर भी कह देते हैं इनको, कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कह देते हैं, तो कई सारे नाम हैं। तो बेंजीन में ये सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम रेजोनेंस सिंबल से दिखाते हैं। अच्छा, और भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका, CO3 का, कार्बोनेट 2 नेगेटिव आयन। अब कार्बोनेट 2 नेगेटिव आयन में इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो पहले इसको 3 ऑक्सीजन से जोड़ लें। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो किसी एक ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड से रहेगा, और बाकी जो 2 ऑक्सीजन है इन पे एक एक माइनस का चार्ज रहेगा। फिर इसके बाद ये जो डबल बॉन्ड है, अब इस ऑक्सीजन से हटा के किसी दूसरे ऑक्सीजन पे लगा दें, फिर इस पे क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। जैसे इन दोनों पे लगा दिया हमने माइनस, ऊपर वाले ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड। फिर अब इस डबल बॉन्ड को दूसरे कार्बन और दूसरे ऑक्सीजन पे ले लें, इस वाले पे, इन दोनों पे माइनस का साइन दिखा दें, तो एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब एक फाइनल स्ट्रक्चर इसका बना दें, तो फाइनल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ये क्या करता है कि पार्शियल करेक्टर दिखाता है डबल बॉन्ड का, तो यहाँ पे पार्शियल करेक्टर ये आ जाएगा, और इसको ब्रैकेट में बंद करके इस पे 2 माइनस के चार्ज लगा देते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि ये दोनों माइनस के चार्ज इन तीनों ऑक्सीजन में से किसी पर भी हो सकते हैं, और इसका भी नाम क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये सारे स्ट्रक्चर हमारे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं कार्बोनेट आयन। तो ये
कई सारे हमने एग्जाम्पल देखे कि रेजोनेंस में किसी कंजुगेटेड कंपाउंड, और कंजुगेटेड वह कंपाउंड होता है जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का एक सीक्वेंस होता है। जैसे बेंजीन है, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड आया, फिर डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और इसके पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड क्या कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं रिंग के। इसको क्या कहते हैं, डिलोकलाइजेशन। तो डिलोकलाइजेशन होता रहता है इनमें पाई बॉन्ड का, और हमें नई नई स्ट्रक्चर, एक ही कंपाउंड के नए नए स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये इसमें डेफिनेशन में बताया गया कि जैसे इसलिए इस प्रकार के कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को किसी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, अतः इसके लिए एक से अधिक कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर से व्यक्त किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। चलो अब इसमें कुछ और आगे पढ़ लेते हैं। हाँ, जैसे हमने अभी बताया था कि ये कैकुले स्ट्रक्चर होते हैं ये वाले। अच्छा, ये जो होते हैं ये दीवार स्ट्रक्चर कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, दीवार स्ट्रक्चर। तो ये दीवार स्ट्रक्चर कहलाते हैं, ये कैकुले स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो टोटल स्ट्रक्चर कितने बने हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 स्ट्रक्चर मिले। अब इन 5 स्ट्रक्चर्स को हमने यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रक्चर फर्स्ट व सेकंड कैकुले स्ट्रक्चर है, जबकि थर्ड 4 5 दीवार स्ट्रक्चर है। बेंजीन रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो जाती है। अच्छा, स्टेबिलिटी की बात बताएं कि किसी कंपाउंड में जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वह कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। किसके अकॉर्डिंग, ये रेजोनेंस प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो जिसमें रेजोनेंस ज़्यादा बनते हैं स्ट्रक्चर वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इसकी ना थ्योरी देखते हैं, थ्योरी क्या कहती है इसकी, रेजोनेंस, थ्योरी ऑफ रेजोनेंस। इस थ्योरी के निम्न पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी कंपाउंड है या यौगिक है, यौगिक के सभी कॉनिकल स्ट्रक्चर जो अभी हमने बनाए ये सारे क्या हैं, कॉनिकल स्ट्रक्चर हैं। कॉनिकल स्ट्रक्चर में एटम के न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज नहीं होती है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट में चेंज हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि इसका, जैसे ये बेंजीन है तो बेंजीन का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया हमने। जैसे यहाँ पर है ऐसे यहाँ पर है, ऐसे यहाँ पर है, इसमें कोई चेंज नहीं किया किसी भी स्ट्रक्चर में। लेकिन जो चेंज किया है हमने वो किस में किया है, पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में चेंज किया है। कि पाई इलेक्ट्रॉन पहले इन दोनों कार्बन के बीच में थे, फिर इस वाले में इन दोनों के बीच में आ गए, फिर यहाँ पे फिर चेंज हो गए। तो पाई इलेक्ट्रॉन मात्र चेंज हो रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सेकंड पॉइंट समझते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, सेकंड पॉइंट और देखते हैं। दिखाई दे रहा होगा। तो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि रेजोनेंस में केवल इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। ये भी सही बात है, क्योंकि और किस इलेक्ट्रॉन का होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, रेजोनेंस में केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स का, पाई और बढ़ा देते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, ये भी बात ठीक है, हमने देखा भी था ऊपर अभी कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा था। इससे बेंजीन में सारे इलेक्ट्रॉन्स ये जो हैं ये कहाँ घूम रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह माइग्रेट करते रहते हैं। इसके अलावा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जब कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर लगभग समान होती हैं, जब कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर लगभग सेम होती हैं तब रेजोनेंस ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैं कहने का मतलब क्या है कि बेंजीन हमें बेंजीन ही दिखाई दे, ऐसा ना हो कि बेंजीन टॉलिन में चेंज हो जाए या बेंजीन फिनॉल में चेंज हो जाए। मतलब बेंजीन की स्ट्रक्चर अगर दूसरी हम बनाते हैं कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर, तो वो ऐसी ही लगे कि ये बेंजीन ही है, दूसरी बेंजीन है। मतलब ये ना लगे कि ये कंपाउंड बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो गया। तो एक तो ये बात हो गई, और पॉइंट देखते हैं इसके आगे। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी कॉनिकल स्ट्रक्चर की तुलना में रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी अधिक होती है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया, समझना इसको, ये रेजोनेंस हाइब्रिड और ये कॉनिकल स्ट्रक्चर है हमारे सारे।
तो ये कह रहा है कि कॉनिकल स्ट्रक्चर की तुलना में रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी जो होती है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, और इनकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। ठीक है। इसके बाद कॉनिकल स्ट्रक्चर व रेजोनेंस हाइब्रिड के एनर्जी डिफरेंस को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। मतलब जब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो हम ये जानते हैं कि स्टेबिलिटी और एनर्जी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो जब स्टेबिलिटी में अंतर है तो एनर्जी में भी अंतर होगा। तो इन दोनों के मतलब किसके, कॉनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के जो एनर्जी का अंतर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी डिफरेंस बोलेंगे। आगे रेजोनेंस एनर्जी का मान जितना अधिक होता है कंपाउंड उतना ही अधिक स्टेबल होता है। ये भी बात सही है, रेजोनेंस एनर्जी का मान जितना ज़्यादा होगा वो कंपाउंड क्या होगा, उतना ही अधिक स्टेबल होगा। पोलर स्ट्रक्चर की तुलना में नॉन पोलर स्ट्रक्चर का योगदान अधिक होता है, मतलब कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है किसका, नॉन पोलर का। अच्छा, यहाँ पे इस बात को समझना कि पोलर स्ट्रक्चर की तुलना में नॉन पोलर स्ट्रक्चर का योगदान क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि यह अधिक स्टेबल होता है। देखो इसको समझते हैं दूसरे पेज पे। जैसे कोई मान के चलो पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर, जैसे मान के चलो हमने HCl ले लिया। HCl क्या करेगा, ये तुरंत ना आयनाइज हो जाएगा किसमें, H+ में, और Cl- में टूट जाएगा। लेकिन अगर हम कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लें, नॉन पोलर जिसमें पोलराइजेशन ना हो, जैसे मान के चलो Cl ले लिया। अब इन दोनों में ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर 0 है, और जब 0 होगा तो ये आसानी से पोलराइज नहीं होगा, नो पोलर, ये पोलर है ही नहीं। और जब पोलर नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके द्वारा जो स्ट्रक्चर मिलेगा हमें नया, वो स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, और इसके द्वारा जो मिलेगा वो अलग अलग मतलब टूट जाएगा स्ट्रक्चर, और जब टूट जाएगा तो वो रेजोनेंस इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो रेजोनेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मॉलिक्यूल कैसा हो, नॉन पोलर नेचर का हो, पोलर का नहीं होना चाहिए। क्लियर है। इसके अलावा आगे देखते हैं, क्योंकि यह देखिए किसी कंपाउंड के जितने अधिक कॉनिकल स्ट्रक्चर होते हैं कंपाउंड उतना ही अधिक स्टेबल होता है। तो ये बात अभी बताई भी थी हमने कि रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा किसी कंपाउंड में, वह कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। रेजोनेंस या कॉनिकल स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा बनेंगे वो कंपाउंड क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद रेजोनेंस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है और रिएक्टिविटी को कम कर देता है। अभी ये बात बता भी रहे थे कि जिस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, और जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका कि रेजोनेंस के कारण बॉन्ड लेंथ के मानों में परिवर्तन आ जाता है। बॉन्ड लेंथ के मान परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे अभी इसको आगे पढ़ाएंगे कि अगर किसी कंपाउंड में रेजोनेंस है तो उसकी रेजोनेंस के कारण बॉन्ड लेंथ में कमी आ जाती है, बॉन्ड लेंथ जो है मोस्टली डिक्रीज हो जाती है। इसको हम विद एग्जांपल अभी बताएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।